कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी। उम्मीदें फिर धुंधला गई, रिहाई की उम्मीद फिर टूट गई। कोर्ट में सहारा ने मजबूरी का हवाला दिया तो कोर्ट ने भी रिहाई से इनकार कर दिया। 4 मार्च से लेकर ये दिन आ गया। सहारा श्री का खुली फिजा में सांस लेने का सपना साकार होने से पहले ही टूट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सहारा श्री की उम्मीदों को हरा भरा कर दिया था, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए की शर्त ने अड़ंगे का काम किया। सहारा श्री ने कोर्ट में प्रस्ताव भी रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब 3 अप्रैल तक सहारा सुप्रीमो को तिहाड़ जेल की काल कोठरी में दिन बिताने होंगे। 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। ये सुनवाई तय करेगी कि सहारा को रिहाई मिलेगी या एक बार फिर उम्मीदों का घरौंदा टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। जब उम्मीदें टूटती है तो कैसा लगता है? जाहिर है इस सवाल का जवाब हर कोई दे सकता है, लेकिन जब उन हालातों को जिया जाए तो जवाब का अंदाज अलग ही होता है। सपनों और उम्मीदों के टूटने पर कैसा महसूस होता है, ये अब सहारा सुप्रीमो बखूबी महसूस कर रहे होंगे। निवेशकों ने बड़ी उम्मीद के साथ सहारा ग्रुप पर भरोसा किया और अपने पैसे का निवेश किया, लेकिन उम्मीदों का महल जार हो गया। निवेशकों के बाद अब उम्मीद पाली है सहारा सुप्रीमो सुब्रत राय ने, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि रिहाई तभी होगी जब कोर्ट में पैसा जमा कर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसके चलते सहारा श्री पैसा देने से कतरा रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि अगर पैसा नहीं देंगे तो रिहाई का रास्ता कैसे निकलेगा? कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। सहारा सुप्रीमो सुब्रत राय की उम्मीद एक बार फिर बिखर गई। सुब्रत सहारा 3 अप्रैल तक अब जेल में ही रहेंगे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद सहारा प्रमुख को उम्मीद थी कि उन्हें रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सहारा श्री ने कहा कि इतनी बड़ी रकम एक बार में अदा करना मुमकिन नहीं। हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। फिर टूटी सहारा श्री की आस, रिहाई की उम्मीद पर फिरा पानी। 3 अप्रैल तक कैद में रहेंगे सुब्रत रॉय। वक्त के साथ साथ सुब्रत सहारा का इंतजार बढ़ता जा रहा है। 4 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक ऐसे कई मौके आए जब सहारा की आंखों में रिहाई की चमक दिखाई दी, लेकिन हर बार उम्मीदों का घरौंदा तहस नहस हो गया। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई, लेकिन सहारा के दावों और वादों से कोर्ट का भरोसा उठ चुका है। कोर्ट में सुब्रत सहारा ने एक साथ 10,000 करोड़ रुपए चुकाने में लाचारी दिखाई, जिसके बाद जमानत पर रिहाई का ख्वाब पूरा न हो सका। बुधवार को कोर्ट ने सहारा सुप्रीमो को सशर्त जमानत देते हुए रिहाई से पहले 10,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए नकद और बाकी रकम बैंक गारंटी देनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर सुब्रत रॉय की राय जानने के लिए सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। इससे पहले सुब्रत रॉय ने निवेशकों का पैसा लौटाने के बाबत कोर्ट में एक प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत बैंक खाते पर लगी रोक हटने पर 2,500 करोड़ रुपए की पहली किश्त 3 दिन के अंदर देने का प्रस्ताव था। इसके अलावा 3-3 महीने में 3,500 करोड़ रुपए की 3 किश्तें देने की बात कही गई। 31 मार्च 2015 को 7,000 करोड़ रुपए की आखिरी किस्त देने को कहा।
पहली किस्त अदायगी के बाद समूह पर लगी तमाम पाबंदियां हटाने की मांग की गई। निवेशकों के भुगतान को आसान बनाने के लिए सहारा की मदद ली जाए, साथ ही जिस पैसे का कोई दावा न हो उसे सहारा को लौटा दिया जाए। एक साथ 10,000 करोड़ रुपए चुकाने में लाचारी दिखाने वाले सुब्रत सहारा 3 अप्रैल तक जेल की काल कोठरी में वक्त काटेंगे। 3 अप्रैल को एक बार फिर जमानत पर सुनवाई होगी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सहारा सुप्रीमो का ये इंतजार खत्म होता है या नहीं। जिया न्यूज रिपोर्ट। जी हाँ, बड़ा सवाल यही है, इंतजार कब खत्म होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से दिन की तरह एक रोशनी निकलते दिखाई देती है तो शाम तक ढलते ढलते सहारा श्री की मायूसी भी आ जाती है, क्योंकि ये 10,000 करोड़ की जो रकम का प्रस्ताव है और एक तरफ सहारा का प्रस्ताव है, इन दोनों स्थितियों के बीच में फंसा हुआ पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर आशीष सरकार जी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। मेरे साथ धर्मेंद्र आर्य जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आशीष जी, मैं पहले आपके पास आऊं से पहले जल्दी से कोर्ट की स्थिति को समझता हूं। धर्मेंद्र जी समझते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, कोर्ट ने एक प्रस्ताव दिया, लगा कि अब रास्ता साफ है कि बाहर आ जाएंगे सहारा श्री, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से राहत देने में थोड़ी सी कड़ाई जो है वो ज्यादा, मतलब कड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट की वो इस तरीके से हुई कि सहारा श्री के बाहर आने का रास्ता रुक गया। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम बेल देने को तैयार हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि बेल से पहले आपको 10,000 करोड़ रुपए जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करने होंगे। 5,000 करोड़ रुपए नकद राशि जमा करनी होगी और 5,000 करोड़ रुपए की आपको बैंक गारंटी देनी होगी। और ये राशि जैसे ही आप कोर्ट के अंदर जमा करते हैं वैसे ही आपको रिहाई मिल जाएगी। लेकिन क्या है कि आज के लिए मामले को तय किया गया था, लेकिन आज भी जो है इन्होंने जो है अपनी मजबूरी जाहिर कर दी और इन्होंने बताया कि 10,000 रुपए की इतनी बड़ी रकम करने में हम असमर्थ हैं और इसी वजह से जो है आज उनको किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं मिल पाई है और मामले को। लेकिन उन्होंने एक प्रस्ताव दिया जिसको मतलब कोर्ट किस तरीके से विचारेगा या वो प्रस्ताव रास्ता में बात करूंगा। आपसे जल्दी से आशीष जी का रुख कर लेता हूं। आशीष जी, एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री के तौर पर आप कैसे देखते हैं एक सहारा का एम्पायर और उस स्थिति में 10,000 करोड़ कोर्ट की तरफ से कहना और सहारा श्री का उससे विड्रॉ करना, उस चीज पर पीछे हटना, कैसे आप देखते हैं एक मॉड्यूल के तौर पर उनका जो एक एम्पायर है कि 10,000 करोड़ रुपए की रकम देने के पीछे वो पीछे हट गए? देखिए, जो सहारा ग्रुप ने जी 2 कंपनियां थी, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग, इनके ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बेचे थे निवेशकों को जी, और जिसकी सूची उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी दी है, सेबी को भी दी है। उससे 25,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किए थे, इकट्ठा किए थे जी। अब ये 25,000 करोड़ पर भी ब्याज लगा है, 8.25% का अगर आप सामान्य ब्याज लगा लें तो भी ये रुपया बहुत अधिक हो जाता है। कोर्ट इस समय सिर्फ 5,000 करोड़ मांग रही है जी एज ए कैश, यानी जो कन्वर्टेबल ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर आपने निवेशक को बेचे हैं जी, वो तो पैसों से बेचे थे आपने, तो अगर उसके अगेंस्ट में सिर्फ 20% कैश अगर कोर्ट कहती है कि सेबी को दो और 20% जो है वो एज ए नेशनलाइज्ड बैंक का बैंक गारंटी दो, तो ये बिल्कुल लॉजिकल है और बिल्कुल सही है जी। हुआ ये है कि ये यहाँ इसमें जो कंपनी है ये एक तरह से एनबीएफसी कंपनी है और चिट फंड है और इसने पेयरलेस जो 70 के दशक में जिसका कोलकाता में हेडक्वार्टर है और पूरे देश में काम हुआ, उसके मॉडल पे इन्होंने लखनऊ में एक चिट फंड प्रारंभ किया और इस चिट फंड के माध्यम से इन्होंने कहा कि हमने ऐसे लोगों का पैसा इकट्ठा किया है जिनके नाम पते भी उनको ढंग से उनके पास में पते और सारी जो लोकेशन है वो भी फोटो वगैरह नहीं है, जबकि रिजर्व बैंक, सेबी और जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नियंत्रित करने वाले भारत में कानून है उसमें बिल्कुल सीधा प्रावधान है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाली कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है उसको निवेशक का केवाईसी नो योर कस्टमर पूरा रखना पड़ेगा। नो योर कस्टमर का मतलब है कि कस्टमर का पता, उसका पैन नंबर, उसकी बल्दियत, उसके
अन्य सारी जानकारियां उस कंपनी के पास रहनी चाहिए। पूरे दस्तावेज होने इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर किसी कंपनी के पास में अपने निवेशक के विषय में जानकारी नहीं है तो सारी की सारा जो उनका डिपॉजिट है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। और सहारा ने आज एक बहुत चालाकी से जो सहारा के जो एडवोकेट्स हैं जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है से और ये कहा है कोर्ट को कि जो जिस पैसे का दावा ना हो उसको वो हमें वापस कर दो। क्यों भाई, ये तो जो जिस पैसे का दावा अगर कोई करने नहीं आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि वो पैसा कहीं गलत स्रोतों से इकट्ठा किया गया है। नहीं, मैं चलिए इस चीज को समझूंगा कि लेकिन जो मूल बात कोर्ट के आदेश में है कि 10,000 करोड़ वापस होना चाहिए, वो 10,000 करोड़ जमा होना चाहिए, उसमें एक प्रस्ताव इनका है। धर्मेंद्र जी से समझेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता। धर्मेंद्र जी, एक जो प्रस्ताव इनकी तरफ से आया, सहारा की तरफ से, और उसमें 5,000 करोड़ फिर 2015 तक की मियाद और उसमें भी पाबंदी हटाने वाली स्थिति, कोर्ट के सामने ये स्थिति संभव है क्या? देखिए, दरअसल बात यह है, इन्होंने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है, उन्होंने ये कहा है कि 2,500 करोड़ रुपए हम 3 दिन के अंदर जमा कर रहे हैं कैश जी। और उसके बाद उन्होंने कोर्ट से जो है 1 साल का टाइम मांगा है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि 3,500 करोड़ रुपए प्रति तिमाही में जो है हम कोर्ट में जमा करते रहेंगे। और लास्ट में जाकर के 31 मार्च 2015 को 7,000 करोड़ रुपए जो है हम कोर्ट के अंदर जमा करेंगे। यानी कि 20,000 करोड़ रुपए की जो रकम कोर्ट ने आदेश दिया था वो सारी जमा करने को तो वो तैयार हैं, लेकिन उसके लिए वो समय मांग रहे हैं और उसके साथ साथ जितनी भी पाबंदियां उनके ऊपर लगाई गई हैं वो सारी की सारी पाबंदियां हटाने की मांग भी कर रहे हैं। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो सुब्रतो रॉय हैं वो फंड्स का अरेंजमेंट वही कर पाएंगे, क्योंकि वो जब तक बाहर नहीं आते तब तक फंड का अरेंजमेंट कर पाना संभव नहीं है। लेकिन दलील के आधार पर आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो ये तर्क प्रभावी होता है? आपको लगता है ये तर्क, क्योंकि जिसको मैनेज करना है, जिसको चीजें पूरी तरीके से लौटानी है, उस व्यक्ति का होना, बाहर होना, कोर्ट इस बात को संवेदन तौर पर लेगा इनकी तरफ से जो ये दलील दी गई है? देखिए, दरअसल बात ये है कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, यानी कि तकरीबन जिस तरीके से अनुमान लगाया जाता है तो ये 1.5 लाख करोड़ रुपए का ग्रुप है। और 1.5 लाख करोड़ रुपए के ग्रुप के लिए अगर 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना बड़ा भारी हो रहा है तो उस सर्कमस्टांसिस में जो है फिर बाकी लोगों का कैसे करेंगे? आज सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए कैश जमा करने की बात की गई है। 5,000 करोड़ की तो सिर्फ बैंक गारंटी देनी है आपने। अगर 2,500 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं, 2,500 करोड़ रुपए और जमा करके आप 5,000 करोड़ रुपए कोर्ट के में जमा कीजिए और ये दिखाइए कि देखिए हम देना चाहते हैं, हमारी नियति है देने की। और अगर आपकी नियति देने की है तो फिर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उनकी तरफ से भी आएगी कि अगर नियति देने की नहीं है तो फिर 5,000 करोड़ का जो प्रस्ताव है, उस स्थिति के बाद फिर रास्ता कैसे बनेगा फिर? या फिर सब कुछ कोर्ट की सख्ती के बाद स्थिति वैसी बनी रहेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10,000 करोड़ के बाद जो दलील सहारा की तरफ से आई, ऐसे में रास्ता बाहर आने का कैसे? देखिए, दरअसल फिलहाल मैं आऊंगा, फिलहाल यहाँ ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है खास पेशकश में। आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक स्थिति को समझते हैं पहले। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सुप्रीमो को सशर्त जमानत दी, लेकिन कोर्ट ने सहारा को रिहाई से पहले 10,000 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था। रकम अदायगी के लिए सहारा ने प्रस्ताव रखा, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम ये दिखाते हैं कि सहारा श्री की फजीहत करने वाला आखिर पूरा मामला क्या है और कहां से वो स्थिति पहुंची कि सहारा श्री सलाखों के पीछे पहुंच गए। गोरखपुर से शुरू हुआ सहारा श्री का कारोबार अरबों रुपए तक पहुंच चुका है, लेकिन इसी कारोबार ने सुब्रत सहारा को परेशानी में डाल दिया है। फर्जी स्कीमों के जरिए निवेशकों से पैसा हड़पने का आरोप लग रहा है। मामला कोर्ट में है, लेकिन यह मामला सुर्खियों में आया करीब 5 साल पहले, जब दिसंबर 2009 में प्रोफेशन ग्रुप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की तरफ से सहारा ग्रुप के खिलाफ शिकायत मिली। इस शिकायत में SIR, ECL और HSICL पर गैरकानूनी तरीके से पैसा जमा करने का आरोप लगाया गया। साल 2010 में भी किसी नेशनल हाउसिंग बैंक के जरिए सहारा ग्रुप के खिलाफ ऐसे ही आरोपों की शिकायत मिली।
जिसके बाद नवंबर 2010 में सेबी ने दोनों कंपनियों के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित किया और 2011 में सेबी ने अंतिम आदेश पारित किया, जिसके बाद अक्टूबर 2011 में प्रतिभूति अपीलीय पंचायत ने सेबी के आदेश को सही ठहराया। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए। दिसंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 3 किस्तों में पैसा जमा करने को मंजूरी दी, जिसके बाद 5,120 करोड़ रुपए की पहली किस्त जमा की। लेकिन फरवरी 2013 में दोनों कंपनियों की किस्तें जमा नहीं करने पर सेबी ने ग्रुप के खिलाफ जब्ती आदेश पारित किया। मार्च 2013 में सेबी ने सुब्रत रॉय को अरेस्ट करने की मांग की। अप्रैल 2013 समन जारी होने पर रॉय सेबी के सामने पेश हुए। जुलाई 2013 सेबी ने सहारा ग्रुप के कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2013 में सुब्रत रॉय और उनकी कंपनी के डायरेक्टरों के देश छोड़ने और चल अचल संपत्ति बेचने पर रोक लगा दी। जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप से निवेशकों को लौटाई जाने वाली रकम का जरिया पूछा। 20 फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रॉय से अपने दूसरे डायरेक्टरों के साथ व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा, लेकिन 26 फरवरी 2014 को सहारा श्री कोर्ट में मौजूद नहीं हुए, जिसके बाद गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। सहारा प्रमुख ने कोर्ट में पेश नहीं होने के लिए मां की बीमारी को वजह बताया, जिसके बाद 4 मार्च को सहारा श्री ने सरेंडर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। दरअसल इस स्थिति को यहाँ समझना बेहद आवश्यक इसलिए था कि किन किन चरणों से ये मामला गुजरा और कहाँ कहाँ ये चीजें चूक भी हुई सहारा की तरफ से, या कोर्ट ने वो चीजें आगे ध्यान में रखी जहन में, ताकि आज का जो माहौल है, जिस स्थिति में कोर्ट अपनी शक्ति दिखा रहा है, वो तमाम स्थितियां क्यों बनी। आगे बढ़ेंगे, एक चीज और समझते हैं कि अकूत दौलत के मालिक सहारा श्री सुब्रत राय निवेशकों का पैसा न लौटाने के मामले में फजीहत झेल रहे हैं। 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना करने वाले सुब्रत राय ने कैसी चढ़ी सफलता की सीढ़ियों, कैसे बने सुब्रत राय सहारा, वो और देख लेते हैं दिल्ली से। नाम सुब्रत रॉय सहारा, जन्म 10 जून 1948, बिहार अररिया। पिता का नाम सुधीर चंद्र रॉय, माता का नाम छवि रॉय था। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाले सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा किसी पहचान के मोहताज नहीं। शुरुआती जिंदगी में सहारा श्री ने भले ही संघर्ष किया हो, लेकिन आज वो करोड़ों का साम्राज्य है। पुणे वॉरियर्स इंडिया, ग्रॉस वेनर हाउस, एमबी वैली, सिटी प्लाजा होटल, ड्रीम डाउनटाउन होटल के मालिक हैं। कोलकाता में शुरुआती शिक्षा दीक्षा लेने के बाद उन्होंने गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की। बताया जाता है कि जब सहारा घर से निकले थे तो उनके पास केवल 2,000 रुपए ही जेब में थे, लेकिन आज वो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा के ग्रुप के मालिक हैं। सुब्रत शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर थे। उनका मन पढ़ने से ज्यादा बिजनेस करने में लगता था। एक छोटे से शहर से बिजनेस शुरू करने वाले इस शख्स ने 34 साल में दुनिया भर में अपना कारोबार फैला लिया। जानकार बताते हैं कि उन्होंने एक स्कूटर के साथ अपना सफर शुरू किया था। तब दिन में 100 रुपए कमाने वाले लोग उनके पास 20 रुपए जमा करके जाते थे। पढ़ने लिखने में कमजोर रहे सहारा प्रमुख ने स्वप्ना रॉय से प्रेम विवाह किया है। सुब्रत रॉय के साथ उनके स्कूल कॉलेज टाइम के करीब 100 दोस्त भी काम करते हैं। टाइम मैगजीन ने सहारा को भारतीय रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली संस्था बताया था। इंडिया टुडे ने उनका नाम देश के 10 सबसे ताकतवर लोगों में शामिल किया था। सुब्रत रॉय सहारा का बिजनेस फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर रिटेल वेंचर, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर में फैला हुआ है। सहारा ने न्यूयॉर्क में 4,400 करोड़ रुपए में 2 होटल खरीदे हैं। खरीदे गए दोनों ही होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क दुनिया के नामी होटलों में शामिल हैं। जिया न्यूज रिपोर्ट। जी हाँ, आगाज कैसे हुआ और अंजाम अब अगर सलाखों तक है तो फिर अगली सूरत क्या होगी समझने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। आशीष सरकार जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ अर्थशास्त्री। आशीष जी, ये पूरी स्थिति हम जो देख रहे हैं, अब जो स्थिति आपको बनती हुई नजर आ रही है और जो आप बात कर रहे थे टर्म्स एंड कंडीशन और खासतौर से इन्वेस्टर वाली चीज, तमाम चीजों के बीच अब सहारा श्री आपको कहां खड़े दिखाई देते हैं? देखिए, ये जो निवेशकों का पैसा इकट्ठे करने का तथाकथित जो कथा है जी, और पूरा का पूरा व्यापार ही कुछ गड़बड़ी और गैरकानूनी लगता है।
इस पर सेबी ने ऐतराज किया और विषय तब ज़्यादा उठा जब सहारा ने सेबी के पास में पब्लिक से पैसा लेने के लिए, शेयर फ्लोट करने के लिए परमिशन मांगी। और इनकी जो जब बैलेंस शीट वगैरह और डॉक्यूमेंट्स देखे गए तो सेबी को इस मामले के तह में बात पहुंची और सेबी को ये लगा कि सारा जो धन है इसमें वो गड़बड़ स्रोतों से है, इसके स्रोतों का कोई पता नहीं है और सेबी ने इसके विरुद्ध में कार्रवाई शुरू कर दी। सहारा शुरू से ही सेबी के अधिकारों को चैलेंज करते आई है। अपीलेंट ट्रिब्यूनल में भी सेबी के राइट्स को चैलेंज किया गया, कोर्ट्स में चैलेंज किया गया और सहारा ने आधी लड़ाई तो कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल में लड़ी और शेष लड़ाई जो है वो मीडिया में लड़ी। और जो एक बहुत ही हल्के पन की बात रही, एक बिजनेस हाउस को भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। बिल्कुल मैं आशीष जी माफी चाहूंगा, मेरे पास समय चूंकि कम है। अब धर्मेंद्र जी के पक्ष को मैं समझूं क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी अब आगे क्या? मैं बहुत संक्षेप में आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक चीज बहुत अच्छी थी जो हम रिपोर्ट में देख रहे समझ रहे थे, कोर्ट ने उस बात को संज्ञान में लिया जब वो 2 किश्तों की बात हम देख रहे थे कि वो 2 किश्तें ही समय पे नहीं चुकाई गई कमिटमेंट के मुताबिक, तो कोर्ट अब इन सारी चीजों को देख रहा है। अब आगे आपको संभावना क्या नजर आ रही है अगर ये तमाम दलील दी जाती है और 10,000 करोड़ के लिए अगर तैयार होते हैं, क्या आपको रास्ता दिखाई देखिए, दरअसल बात यह है कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है क्योंकि कोर्ट ने पहले इनका सारा का सारा शुरू से ही जो इनका चलन था उसको के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए था कोर्ट, और कोर्ट ने पाया कि बार बार वादा करने के बाद भी ये जो है पैसा जमा नहीं करते, तभी जाकर के कोर्ट को कड़ा रुख अपनाना पड़ा। और जिस समय कोर्ट ने पर्सनल अपीयरेंस की बात की तब भी जाकर के बाकी डायरेक्टर्स पेश हो गए, लेकिन उसके बावजूद जाकर के सहारा प्रमुख खुद पेश नहीं हुए और मां की बीमारी का बहाना लिया। और उसके बाद जब नॉन बेलेबल वारंट उनके खिलाफ इशू किए गए तब जाकर के पूरी तरह से जब इन्होंने देखा चारों तरफ से शिकंजे में कसे जा चुके हैं, तब जाकर के कोर्ट के सामने पेश हुए। और उसके बाद ये बहुत संक्षेप में धर्मेंद्र जी इतना और कि अभी बहुत मुश्किलें बाकी हैं उनके सामने। बहुत संक्षेप में एक देखिए, दरअसल बात यह है जब तक ये 10,000 करोड़ रुपए कोर्ट के सामने जमा नहीं करते ये दलील चल नहीं पाएगी जो बात किस्तों वाली बात। चलिए माफी चाहूंगा, समय इतना ही था। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब आने वाला वक्त बताएगा, कोर्ट ने अपनी सख्ती दिखाई है, लेकिन अब सवाल यही है कि किस तरीके से सहारा आगे बढ़ते हैं इन तमाम स्थितियों में। कब देखेंगे वो जेल से बाहर का नजारा और किस स्थिति में खड़े होंगे सहारा, ये वक्त ही बताएगा। खास पेशकश में कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा